हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये भी जैसे कि मैंने बताया कि कमेंट सेक्शन से मैं आपके कमेंट उठाता हूँ और उससे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो ये भी रिकमेंडेड है कि टाइप्स ऑफ इंजरी और एक्सीडेंट को लेके कंफ्यूज हो अक्सर होता है लोगों को। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। कुछ कुछ बेसिक्स हैं, ज़्यादातर में तो लोगों को क्लियर है ऑटोमेटिकली, बट फिर भी मैं कहूँगा कि इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, आपका रिकैप हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ इंजरी और एक्सीडेंट के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आपको शायद अभी बहुत ज़्यादा उसमें कुछ कंटेंट नहीं मिल रहा होगा, बट आने वाले टाइम में मिलेगा। मैं ऐसी तैयारियां कर रहा हूँ कि आपको टेलीग्राम ग्रुप में कुछ कंटेंट और भी मिलेगा, ठीक है। इसका पीडीएफ भी मैं उसमें डाल दूंगा। चलिए, ये जो आपका पीडीएफ है, पीपीटी है, इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से कर सकते हैं, या अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी लिंक है। या वो भी नहीं कर सकते तो ब्लैक डायमंड, ये जो लोगो आपको दिख रहा है, सेम लोगो से ब्लैक डायमंड चैनल नाम होगा, ठीक है, टेलीग्राम पे आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो टाइप्स ऑफ इंजरी बेसिकली बहुत सारा टाइप का होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि डेंजरस ऑकरेंस और इंजरी में आखिर डिफरेंस क्या होता है। पहले तो इसका हम लोग बेसिक सा अंतर समझ लेते हैं। तो ये जो बेसिकली पॉइंट है, डेंजरस ऑकरेंस और एक्सीडेंट, ये आपको रेगुलेशन नंबर 8 में मिलेगा। रेगुलेशन नंबर 8 में ये चीज़ें लिखी हुई है कि डेंजरस ऑकरेंस या कभी भी एक्सीडेंट होता है तो उस सभी केसेस में आपको फॉर्म 4A में नोटिस भेजा जाता है। बेसिकली तुरंत नोटिस भेजा जाता है 24 घंटे के अंदर में। तो अब मैं उस पर आता हूँ। तो बेसिकली एक्सीडेंट और डेंजरस ऑकरेंस में अंतर क्या है। तो एक्सीडेंट का मतलब है कि जिसमें किसी व्यक्ति को चोट लगे या उसका देहांत हो जाए, तो उस कंडीशन में इसको हम एक्सीडेंट कहेंगे। और डेंजरस ऑकरेंस का मतलब है कि दुर्घटना तो हुआ लेकिन व्यक्ति को चोट नहीं आया, सीरियस बॉडी इंजरी नहीं हुआ या कोई मरा नहीं, उसको आप डेंजरस ऑकरेंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल, रूफ फॉल हुआ कहीं पे, मान लीजिए कोई भी गैलरी में रूफ फॉल हुआ और उस रूफ फॉल में किसी व्यक्ति की दबने से मृत्यु हो गई, तो उसको आप एक्सीडेंट में कंसिडर करेंगे। इसी तरह से हॉलेज रास्ता में कोई आदमी जा रहा था, हॉलेज रास्ता टूट गया और उसके ऊपर गाड़ी चढ़ गया, इसको भी आप डेंजरस ऑकरेंस, इसको भी सॉरी आप एक्सीडेंट ही कहेंगे। तो डेंजरस ऑकरेंस किसको कहेंगे। मान के चलिए कि वही आदमी जा रहा था हॉलेज रास्ता से, है ना, किस्मत उसका बहुत बढ़िया था, पूजा पाठ करने वाला आदमी था। जब वो क्रॉस कर रहा था हॉलेज रास्ता से, तो टब गाड़ी का रास्ता टूट के उसके बस बगल से उड़ के पार हो गया। जैसे फिल्म में दिखाता है ना कि रोहित शेट्टी का मूवी में कि जो कार है वो ऊपर से एकदम उड़ के पार होता है, माथा के ऊपर से। तो वो एक्चुअली डेंजरस ऑकरेंस है, वो एक्सीडेंट नहीं है, ठीक है। तो एक और भी सवाल है। सवाल ये है कि क्या अगर रूफ फॉल हुआ और कोई व्यक्ति मरा नहीं लेकिन उसका हाथ का हड्डी टूट गया, क्रैक हो गया, तो इसको आप डेंजरस ऑकरेंस कहेंगे। जी हाँ, इसको हम एक्सीडेंट कहेंगे, डेंजरस ऑकरेंस नहीं कहेंगे। क्योंकि एक्सीडेंट में जो डेफिनेशन है वो ये है कि या तो इंजरी होता है, इंजरी मतलब सीरियस बॉडी इंजरी, कोई अदर इंजरी नहीं, सीरियस बॉडी इंजरी, या फिर किसी का डेथ होता है, एक आदमी का डेथ हो, दो आदमी का डेथ हो, तीन आदमी का डेथ हो, कितना भी आदमी का डेथ हो, या किसी को सीरियस बॉडी इंजरी होता है। सीरियस बॉडी इंजरी मैं आगे बताता हूँ आपको। तो उस कंडीशन में उसको एक्सीडेंट कहेंगे, वरना उसको डेंजरस ऑकरेंस आप कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि यार, अगर डेंजरस ऑकरेंस, एक्सीडेंट तो चलो समझ में आता है कि एक्सीडेंट होता है तो हम सीआई साहब को, आरआई साहब को, डीएम साहब को, कंपनसेशन अथॉरिटी को, सबको हम अ, भेजते हैं नोटिस। लेकिन डेंजरस ऑकरेंस में इतना नोटिस भेजने की क्या जरूरत है। जब आदमी को चोट नहीं लगा, आदमी जब मरा नहीं, सीरियस बॉडी इंजरी हुआ नहीं किसी को, तब का इतना हल्ला करता है भाई साहब। तो इसके पीछे का कारण है, सीआई साहब को पता तो होना चाहिए ना कि कौन सा नियम का वायलेशन हुआ है जिसके कारण ये दुर्घटना हुआ है। रीजनल इंस्पेक्टर को भी दुर्घटना, जरूरी थोड़ी कि आदमी मरेगा तभी सीखेगा उस दुर्घटना से। कभी डेंजरस ऑकरेंस अगर होता है तो उससे भी सीख लेना चाहिए, इसके लिए नोटिस मांगा जाता है। इसके बाद डीएम साहब को भी इन्फॉर्म किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। उसको इसलिए इन्फॉर्म किया जाता है कि देखिए ऐसा है कि बहुत बार होता है कि डेंजरस ऑकरेंस होने पे ही आदमी बवाल कर देता है कि ये आदमी बच गया, ये आदमी का बगले से पार हो गया, अगर ऐसा हो जाता तो मैनेजमेंट हाय हाय, मैनेजमेंट आया। तो उस कंडीशन में उसको सेफ्टी दिया जा सके, इसके लिए डीएम साहब को बताया जाता है। फिर कंपनसेशन अथॉरिटी को क्यों बताया जाता है भाई डेंजरस ऑकरेंस में। मुआवजा तो देना नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल मुआवजा देना है। माइंस का भी इंश्योरेंस होता है, ठीक है, ग्रुप इंश्योरेंस भी होता है, आपको पता होगा। ग्रुप इंश्योरेंस क्या चीज़ होता है। किसी को अगर चोट लग जाता है तो दुर्घटना में पैसा दिया जाता है। उसको पैसा क्या कंपनी जेब से जाती है? एकदम नहीं, वो इंश्योरेंस कंपनी से देती है क्लेम करके, ठीक है। माइंस में कोई ट्रक जल गया, ठीक है, तो ट्रक का पैसा वो कंपनी से निकाल लेगी। तो डेंजरस ऑकरेंस में जो कंपनसेशन अथॉरिटी है उसको भी नोटिस दिया जाता है 24 घंटा के अंदर।
अब हम लोग आते हैं फैटल एक्सीडेंट। या फैटल एक्सीडेंट क्या चीज़ है भाई साहब? तो जब किसी भी आदमी का प्राण पखेरु उड़ जाए उसे हम लोग फैटल एक्सीडेंट कहेंगे। मतलब जब कभी किसी की मृत्यु हो जाए, एक आदमी हो, दो आदमी हो, तीन आदमी हो, चार आदमी हो, पाँच हो, छः हो, सात हो, आठ हो, नौ आदमी तक, अगर नौ आदमी तक का देहांत हो जाए, एक आदमी से लेकर के नौ आदमी तक, उस सभी को हम फैटल एक्सीडेंट में ही कंसिडर कहेंगे। ठीक है। तो 10 आदमी या 10 आदमी से ज़्यादा को अब क्या कंसिडर करेंगे? तो 10 आदमी या 10 आदमी से ज़्यादा कभी देहांत हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो उस कंडीशन में डिजास्टर कहलाता है वो। तो अब फैटल और डिजास्टर इसलिए क्लासिफाई किया गया है क्योंकि फैटल या डिजास्टर हो गया किसी माइंस में तो भाई साहब मैनेजर का पसीना छूट जाता है, क्योंकि इंक्वायरी किया जाता है डीजीएमएस के द्वारा और डीजीएमएस एक ठो इंस्पेक्टर अपॉइंट करके भेजता है। अभी जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं ये हालत ख़राब करके रख देते हैं। ठीक है। क्योंकि इंस्पेक्टर जांच करके अपना रिपोर्ट देता है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठ जाता है। इतना भयंकर चीज़ ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी का देहांत हो गया तो सब शांत हो जाएगा। इसीलिए आप देखते होंगे अक्सर माइंस में कि अगर किन्हीं का देहांत होता है, दुर्घटना होता है, तो लोग हल्ला हो हैया हो करते हैं, है ना। हल्ला गुल्ला करते हैं, घेराव कर लेते हैं। ठीक। मैनेजमेंट क्या करता है, कोशिश करता है उस मैटर को दबा दे, पैसा दे के, मुआवजा दे के तुरंत कोशिश करता है दबा दे। अगर नहीं दबाए भाई साहब तो इंस्पेक्टर तो आएंगे ही ना, जांच तो वैसे भी होगा। एक है कि मैटर गर्म है, एक है मैटर ठंडा हो गया है। तो मैटर ठंडा होता है तो जांच नॉर्मल होता है, अगर मैटर गर्म है तो आपको पता ही क्या हो सकता है। ठीक है। तो बेसिकली इसीलिए ये सब चीज़ों के बारे में आपको जानना ज़रूरी होता है। तो अब आते हैं सीरियस बॉडी इंजरी क्या चीज़ होता है। तो सीरियस बॉडी इंजरी का मतलब है कोई ऐसा फिजिकल चोट, ऐसा फिजिकल इंजरी जिसमें या तो परमानेंट लॉस ऑफ एनी बॉडी पार्ट हो जाए, या विजन लॉस और लॉस ऑफ हियरिंग हो जाए, या परमानेंट इनकैपेबिलिटी ऑफ एनी पार्ट, या ब्रोन ब्रेकन। इसका मतलब ये हुआ सीरियस बॉडी इंजरी उसको कहेंगे, मान लीजिए एक आदमी जा रहा था, उसका माथा में गिरा, माथा फट गया, सीरियस बॉडी कहेंगे ना, एकदम नहीं कहेंगे, क्योंकि माथा हमेशा के लिए बेकार नहीं हुआ, चल रहा है माथा। ठीक है। तो किसको कहेंगे भाई साहब? परमानेंट लॉस ऑफ ए बॉडी, मतलब हाथ से क्रसर को टच किया, क्रसर उसका हाथ काट दिया, तो वो हो गया परमानेंट और लॉस ऑफ ए बॉडी। हाथ कट गया, कान कट गया, इवन एक छोटा सा उंगली भी कट गया, तो उस कंडीशन में भी उसको सीरियस बॉडी इंजरी कहेंगे। मान के चलिए कि एक आदमी का उंगली कट गया लेकिन वो 24 घंटे के बाद ड्यूटी ज्वाइन कर लिया, तो क्या उसको सीरियस बॉडी इंजरी नहीं कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल उसको सीरियस बॉडी इंजरी ही कहेंगे। चाहे वो 2 घंटा में ज्वाइन करे, 40 घंटा में ज्वाइन करे, ज़िंदगी भर बाद ज्वाइन करे, कभी भी करे, अगला जन्म में करे, लेकिन उसको सीरियस बॉडी इंजरी ही कहेंगे, क्योंकि उसमें उसका बॉडी परमानेंट लॉस हुआ है, बॉडी पार्ट का दोबारा हाथ नहीं उगता है। ठीक है। उसके बाद लॉस ऑफ विजन और लॉस ऑफ हियरिंग, मतलब देखने का शक्ति अगर ख़त्म होता है या सुनने का शक्ति अगर ख़त्म होता है, ये भी सीरियस बॉडी इंजरी में ही आता है। ठीक है। देन एक होता है परमानेंट इनकैपेबिलिटी ऑफ एनी पार्ट, मतलब कोई भी शरीर का एक भाग असक्षम हो जाना, बेकार हो जाना। फॉर एग्जांपल कोई आदमी जा रहा था, बगल में एसडीएल गाड़ी था, जैसे फूल पौधा गार्डन में आप क्रॉस करते हैं तो कैसे फूल पौधा को छूते हुए जाते हैं, वैसे मान लीजिए वो एसडीएल को छूते हुए गया, एसडीएल से बहुत ज़ोर से झटका मारा करंट, उसका हाथ हमेशा के लिए पैरालाइज्ड हो गया, तो उस कंडीशन में उसको परमानेंट लॉस हो गया हाथ का। ठीक है। या तो हाथ का, या बॉडी का, या पूरा शरीर का, तो वो सब सीरियस बॉडी इंजरी में ही आएगा। बोन ब्रेक भी आता है सीरियस बॉडी इंजरी में। बोन ब्रेक का मतलब कि कुछ नहीं हुआ है लेकिन शरीर का हड्डी टूट गया है, एक तो छोटा सा अंगूठी का जो अंगूठा है उसका उंगली हड्डी टूट गया, ये सभी सीरियस बॉडी इंजरी में ही आते हैं। सीरियस बॉडी इंजरी में भयंकर मुआवजा दिया जाता है। ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा आप लोग, कभी अगर भगवान न करे बट किन्हीं के साथ होता है तो उनका मदद कीजिएगा, है ना। चलिए अब आते हैं रिपोर्टेबल इंजरी क्या चीज़ है भाई साहब। तो रिपोर्टेबल इंजरी का मतलब ऐसा इंजरी होता है जो हो गया है किसी को, तो बस बता देना है कि देखिए उसको ऐसा ऐसा हुआ है ना, तो इसको बोलते हैं रिपोर्टेबल इंजरी। सिंपल भाषा में कहा जाए तो ऐसा एक्सीडेंट जिसमें जो सीरियस बॉडी इंजरी नहीं आता है और कोई ऐसा दुर्घटना नहीं है, लेकिन उसमें कोई व्यक्ति 72 घंटा से ज़्यादा टाइम के लिए अब्सेंट रहे, ध्यान रखिएगा 72 आवर से प्लस अब्सेंट रहना पड़े। ठीक है, उसको आप रिपोर्टेबल इंजरी कहेंगे। अब इसका एग्जांपल क्या है, मान लीजिए एक ठो आदमी रास्ता से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, ठीक है ना, बाकी आगे नहीं बोलेंगे। तो मान लीजिए कि कोई नॉर्मली ट्रैवलिंग रास्ता में ट्रैवल कर रहा था, ट्रैवल करते करते नीचे में था कीचड़, कीचड़ में स्लिप किया, बेचारा गिर गया जोर से, है ना। गिरने के बाद चोट लग गया, पैर मुचक गया, मुचक गया हम लोग बोलते हैं, समझिए पैर फूल गया, थोड़ा सा नस उसमें चोट आ गया, है ना। तो उसको आप सीरियस बॉडी इंजरी तो नहीं कहेंगे, हड्डी तो नहीं टूटा है, ठीक है, उसको फैटल एक्सीडेंट तो नहीं कहेंगे, वो आदमी जिंदा है, सांस ले रहा है ना। तो उसको आप रिपोर्टेबल इंजरी कह सकते हैं अगर वो 72 घंटा से ज़्यादा टाइम के लिए उस चोट के लिए अब्सेंट रहना पड़े उसको। ठीक है,
वो सक्षम ना हो कि 72 घंटा यानी लगातार 3 दिन वो ड्यूटी आ सके, उसको अपसेंट रहना पड़े, इलाज कराना पड़े, ठीक है, तो वो सब रिपोर्टेबल इंजरी में ही आएगा। अगर इलाज नहीं भी कराया, घर में भी लेटा हुआ है, उसको भी आप रिपोर्टेबल इंजरी ही कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं माइनर इंजरी। तो माइनर इंजरी देखो यार, ऐसा कोई पार्ट होता नहीं, कहीं मेजर लिखा है कहीं माइनर लिखा है, तो ये सब क्या है, ये सब सिंपल चीज़ है, ठीक है ना। तो ये सब बेसिकली सिंपल चीज़ है। माइनर इंजरी क्या चीज़ है? माइनर इंजरी ऐसा दुर्घटना है जिसमें कोई आदमी 24 से लेकर के 72 घंटा तक के लिए अपसेंट हो जाए। वही पकड़ लीजिए एग्जाम्पल कि आदमी जा रहा है, कीचड़ में स्लिप किया, गिर गया, बेचारा का पैर में चोट लग गया, देखिए यहाँ पे एक फोटो भी दिया हुआ है इस टाइप का। तो समझिए कीचड़ में फिसल के गिर गया, गिरने के बाद उसका पैर में मोच आ गया या पैर दर्द करने लगा, बच्चा बढ़िया से चल नहीं पा रहा है ना, लचक लचक के चल रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर 24 से 72 घंटा के लिए एब्सेंट है तो उसको आप माइनर एक्सीडेंट कहेंगे, ठीक है। और यही वाला चोट की वजह से वो 72 घंटा से ज़्यादा एब्सेंट हो जाए तो उसको फिर रिपोर्टेबल इंजरी कहेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा वो सब इंजरी की बातें। चलिए अभी सवाल मेरा एक है जो आपसे मैं पूछना चाहूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसका आंसर ज़रूर बताएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि रिपोर्टेबल इंजरी का नोटिस कब भेजते हैं और माइनर इंजरी का नोटिस कब भेजते हैं, ये आपको चैट में कमेंट सेक्शन में बताना है। और मैं सारे कमेंट को देखूंगा और मैं देखता हूँ कौन सही जवाब देते हैं कि रिपोर्टेबल इंजरी कब भेजा जाता है और माइनर इंजरी कब भेजा जाता है, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब कुछ और भी डाटा है एक्सीडेंट से रिलेटेड, आज आपका एक्सीडेंट ख़त्म कर देते हैं। देखिए डेंजरस ऑकरेंस हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए, इसका नोटिस भेजा जाता है 4A में, फॉर्म 4A में भेजा जाएगा। जस्ट ए सेकंड, कलर चेंज कर लेते हैं, है ना, ठीक, रेड कर लेते हैं इसको, सही हो गया। चलिए फॉर्म 4A में भेजा जाता है नोटिस ऑफ डेंजरस ऑकरेंस या एक्सीडेंट का नोटिस, ठीक है। किसको भेजते हैं? DM साहब को, CI साहब को, RI साहब को, ठीक है। इसके बाद है जो डिटेल है इंजर्ड पर्सन का, जो भी व्यक्ति बीमार पड़े हैं या जो भी व्यक्ति इंजर्ड हुए हैं, जिनको चोट लगा है, उसका विवरण, माने उसका नाम क्या है, उसका घर कहाँ है ना, उसका उम्र कितना है, कौन पोस्ट में है, कितना साल से मैं इसमें काम कर रहा हूँ, वो सब जो डिटेल है उसको फॉर्म 4B में भेजा जाता है। तो 4B मतलब पर्टिकुलर का डिटेल, ठीक है। तो वो फॉर्म 4B में भेजा जाता है। 4A में क्या भेजा जाता है? नोटिस ऑफ एक्सीडेंट या डेंजरस ऑकरेंस। उसमें लिखा रहता है क्या दुर्घटना हुआ, कैसे हुआ, है ना, कितना आदमी उसमें आघात हुआ था, नहीं हुआ था, ये सब चीज़ें उसमें लिखी रहती है। चलिए अब आते हैं इंजर्ड पर्सन का रीजॉइनिंग के केस में। तो एक क्वेश्चन है, आपसे बताइएगा कि कोई व्यक्ति का अगर मृत्यु हो जाता है और वो वापस ड्यूटी ज्वाइन करने आता है तो कौन सा फॉर्म में नोटिस भेजेगा, ठीक है। तो आप 4C कमेंट कर रहे होंगे आई होप, लेकिन 4C नहीं होगा क्योंकि मैंने कहा व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। अगर कोई मृत्यु हो जाता है व्यक्ति, अगर वो ड्यूटी पे आएगा तो हम नोटिस नहीं भेजेंगे, भूत भूत करके भागेंगे और तांत्रिक बुलाएंगे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली नोटिस ऑफ डिटेल ऑफ इंजर्ड पर्सन, अगर कोई व्यक्ति इंजर्ड है तभी वो ज्वाइन करेगा ना, मृत्यु वाला कैसे ज्वाइन करेगा, है ना, मृत्यु वाला ज्वाइन करेगा तो भाग जाना वहाँ से। तो कोई व्यक्ति अगर इंजर्ड है, वो रीजॉइन कर रहा है कंपनी को, तो 4C में नोटिस भेजा जाता है और ये 15 दिन के अंतराल अंदर में भेजा जाता है। RI साहब को, CI साहब को, ये दोनों को, DM वगैरह को अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे इंजर्ड पर्सन वाला जो था वो 7 दिन के अंदर भेजते हैं RI साहब को और CI साहब को। और नोटिस ऑफ एक्सीडेंट जो है वो 24 घंटा के अंदर में भेजा जाता है। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि नहीं, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट तत्काल भेजते हैं। तत्काल क्या चीज़ है? तत्काल सूचना देते हैं, 4th बिट हम लोग सूचना देते हैं, वो सूचना वाला काम है। ये एक नोटिस बना रहा है। नोटिस एक तो फॉर्मेट होता है सर, ऑफिशियल कागज़ होता है, कागज़ में लिखते हैं कौन बीमार हुआ, किसको चोट लगा, कैसे लगा, नहीं लगा, कौन आगत है, कौन मरा नहीं मरा, ये सब को लिख के नोटिस भेजते हैं। ऑफिशियल नोटिस है। सूचना तो फ़ोन करके तुरंत देते हैं, जैसे पता चला मैनेजर साहब को, दौड़ के जाके पहले दुर्घटना स्थल का जांच करेगा, पता करेगा, उसके बाद तुरंत सूचना देगा फ़ोन करके सब जगह, हाँ। उसके बाद फटाफट नोटिस बना के 24 घंटा में भेजेगा सबको, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और लिख दी है, नोटिस ऑफ डेंजरस ऑकरेंस CMR 2017 का रेगुलेशन नंबर 8 में दिया हुआ है। तो एक्सीडेंट वाला डाटा आई होप क्लियर हो गया होगा। हाँ, एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, उसका आंसर ज़रूर बताइएगा कि रिपोर्टेबल इंजरी का नोटिस और माइनर इंजरी का नोटिस कब भेजते हैं। आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, रिपोर्टेबल का डैश और माइनर का डैश, हम समझ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक हमारी वीडियो को आपने देखा है तो मतलब है आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं, आपको सही लगता है, आपको समझ में आता है, कुछ फ़ायदा होता है वीडियो को देखने से। तो यार मेरा देखो
24,500 सब्सक्राइबर हुआ है, इसको 25 कर सकते हैं क्या जल्दी? 25 करने का कुछ उपाय कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। बाकी आपके प्यार के ऊपर है, देखते हैं कब तक होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।